गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्याकरण ज्ञान में क्रिया का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने अलंकार, व्याकरण की अन्य बातें जिसमें वर्ण, शब्द, वाक्य आदि की रचनाएं, इनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम क्रिया के बारे में देखेंगे। देखिए, क्रिया जो कि 10th क्लास में है और यह है 2 अंक की है। पहले ये बता दूं कि इससे संबंधित जो प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इस प्रकार से होते हैं कि आपको या तो क्रिया की परिभाषा पूछेंगे या फिर क्रिया के भेद पूछेंगे कि ये कितने भाग हैं, कर्म के आधार पर इसका क्या, कर्म के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है, संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। इस प्रकार से क्रिया के भेद और कर्म के आधार पर इनका वर्गीकरण पूछा जाता है। या फिर आपसे पूछेंगे कि क्रिया के जो भेद है, सकर्मक क्रिया की क्या परिभाषा है, या फिर आपको एक उदाहरण दे देंगे और उसके माध्यम से ये पूछा जाएगा कि सकर्मक क्रिया में की परिभाषा बताते हुए ये उदाहरण किसका है और इसमें आपको बताना है। इस प्रकार से आपके प्रश्न आएंगे या फिर एक वाक्य आपको दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि निम्न वाक्य में कौन सी क्रिया का प्रयोग किया गया है और इसकी नाम बताते हुए इसका वर्णन कीजिए। तो देखिए, क्रिया शब्द जिस कार्य को किसी भी कार्य को जब हम करते हैं तो उसमें जब क्रिया की जाती है या कार्य किया जाता है तो वह क्रिया कहलाती है, जिसमें हमारी ऊर्जा का अपव्यय होता है या हमारी ऊर्जा नष्ट होती है, वह क्रिया कहलाती है। इसमें हंसना, रोना, चलना, फिरना, दौड़ना, ये सारी चीजें क्रिया है। तो देखिए क्रिया की परिभाषा, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, ज्ञान होता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। अब देखिए कि क्रिया क्या है। संस्कृत में इसी के मूल रूप है। मूल रूप को जो धातु कहा जाता है, मूल रूप को धातु कहा जाता है। संस्कृत में इसे धातु कहा जाता है। धातु रूप जैसे कि मूल रूप है उठ है, वह मूल रूप है। इसी में ना लगा देने पर यह क्रिया बन गई। उठना, पढ़ना, लिखना, यह क्या है? क्रिया का रूप है। देखिए आगे, क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है सकर्मक क्रिया, नंबर 2 है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, तो देखिए स शब्द का अर्थ है, स शब्द का अर्थ साथ होता है। जो स है उसका अर्थ है साथ, अर्थात कर्म के साथ, यानी जो कर्म है वो उसके साथ है। तो इसीलिए सकर्मक क्रिया यानी जिसमें कर्ता के साथ कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। अब देखिए अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया यानी अ है, जब हम अ उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो अ है वह नहीं के लिए दर्शाता है और अ का अर्थ नहीं होता है। तो नहीं यानी जिसमें कर्म नहीं है और कर्ता की प्रधानता है या कर्ता क्रिया का प्रभाव सीधा कर्म क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर ही पड़ता है, तो वहां अकर्मक क्रिया होती है। अब हम देखेंगे सकर्मक क्रिया का ही जो है उसके कितने भागों में उसे बांटा गया है। तो देखिए, एक कर्मक यानी जिसमें सिर्फ एक ही कर्म की प्रधानता हो या एक ही कर्म हो। सीता अखबार पढ़ रही है, यानी इसमें सिर्फ एक ही कर्म है। द्विकर्मक जिसमें 2 कर्म हो, जैसे पिता ने पुत्र को 5 रुपए दिए। तो यहाँ पिता ने पुत्र को 5 रुपए दिए, 2 कर्म है, एक सजीव है एक निर्जीव है। तो यहाँ इस प्रकार से जब निर्जीव और सजीव दोनों कर्म होते हैं, लेकिन जिसमें एक सजीव पर फर्क पड़ता है दूसरा निर्जीव पर, तो इस प्रकार से यहाँ द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से यह क्रिया के भेद थे। अब हम सकर्मक क्रिया की परिभाषा देखेंगे। जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे गीता सितार बजा रही है, तो देखिए गीता यहाँ क्या है? कर्ता।
बजा रही है क्रिया, सितार क्या है? कर्म। तो यह सकर्मक क्रिया कहलाई, क्योंकि यहाँ कर्म है। अगर आपको कर्म का अनुमान लगाना है या कर्म के बारे में जानना है तो आप क्यों किसे लगाकर क्रिया के बाद में और कर्ता के बाद में और क्रिया से पहले क्या किसको लगाकर जब करते हैं तो प्रश्न से ही उत्तर प्राप्त हो जाता है, तो वहां पर सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, अगर यहाँ वाक्य ऐसे होता, गीता बजा रही है, गीता बजा रही है, तो कौन सी क्रिया होती? अकर्मक। लेकिन यहाँ गीता सितार बजा रही है, यानी गीता क्या बजा रही है? सितार बजा रही है, यानी सकर्मक क्रिया। आगे देखिए, अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, यानी इसमें कर्म नहीं होता, तो यहाँ अकर्मक क्रिया होती है। जैसे राधा गाती है, राधा गाती है, गाती है क्रिया, राधा कर्ता, यानी क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पे पड़ रहा है, तो कौन सी क्रिया हो गई? अकर्मक। अगर यहाँ राधा गाना गाती है होता तो यहाँ सकर्मक क्रिया होती, क्योंकि यहाँ कर्म होता। आगे देखिए, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। अब संरचना के आधार पर इन्हें कितने भागों में बांटा गया है वो देखिए। संयुक्त क्रिया, जिसे हम सहायक क्रिया भी कहते हैं, यानी एक क्रिया के साथ दूसरी क्रिया मिल जाए, उसे सहायक क्रिया या संयुक्त क्रिया कहा जाता है। जिस प्रकार से अतिथि आ गए हैं, स्वागत करो, यानी अतिथि आए हैं, आना क्रिया है, स्वागत करो ये भी क्रिया है, तो एक क्रिया संपन्न होते ही उसी के साथ दूसरी क्रिया जुड़ गई, यानी सहायक क्रिया। आगे देखिए, नाम धातु, इसमें प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे पढ़ना है, प्रत्यय है, जुड़ गया पढ़ना। लिख प्लस ना, प्रत्यय है, लिखना। इस प्रकार से नाम धातु, धातु का अर्थ मैंने आपको मूल शब्द है, लेकिन धातु संस्कृत का शब्द है, मूल शब्द है, मूल शब्द में ना प्रत्यय जुड़ने से या और कोई प्रत्यय जुड़ने से इसमें क्रिया का रूप बनता हो। आगे देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया वह है जिससे किसी व्यक्ति के द्वारा खुद काम न करके, कर्ता के द्वारा कार्य न करके किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से उस कार्य को करवाया जाता है, वहां प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे सरपंच ने गांव में तालाब का निर्माण करवाया, ठेकेदार ने मजदूरों से भवन का निर्माण करवाया, अध्यापक ने बच्चों से पत्र लिखवाया। तो इस प्रकार से यह कार्य कर्ता के द्वारा किसी दूसरे से कहकर करवाना प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है, यानी प्रेरणा देना। फिर देखिए, पूर्णकालीन क्रिया, यानी पूर्णकालीन क्रिया वह क्रिया है जिसमें किसी एक क्रिया के होते ही दूसरी क्रिया पूर्ण हो जाए, तो वह पूर्णकालीन क्रिया कहलाती है। तो यह थी आपकी क्रियाएं जो कि आपके 10th क्लास में है और 2 अंक की है। तो इसमें से आपको प्रश्न, अधिकतर प्रश्न अक्रमक और सकर्मक के बारे में ही पूछा जाता है। इनकी डेफिनेशन, परिभाषा पूछी जाती है, साथ ही में इसके बारे में ये भी पूछा जाता है कि इसमें कौन सी क्रिया का प्रयोग किया गया है।